नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तानी सियासत बड़े हैजान का शिकार रही। अलल सुबह ही ये बात साबित हो चुकी थी कि वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हिफाजत करने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स को तलब कर लिया। कहा जाता है कि 30,000 रेंजर्स को तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद के अंदर तमाम जो रास्ते हैं उन पर रुकावटें थी, रिस्ट्रिक्शन थी। ऐसा लगता था कि इस्लामाबाद वॉज अ सिटी अंडर सीज, जैसे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने खुद ही अपना मुहासरा कर लिया। ख़तरा था क्या, उसके बारे में बड़ी स्पेकुलेशन थी। एक स्पेकुलेशन ये थी कि गवर्नर पंजाब नो कॉन्फिडेंस वोट लेने पे मजबूर करेंगे सीएम पंजाब परवेज़ इलाही साहब को, और पंजाब की हुकूमत गिर सकती है क्योंकि नून को कम से कम 10 या 15 लोगों की जो तहरीक इंसाफ के हैं PMLQ के नहीं, उनकी सपोर्ट हासिल है। PTI की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि लोगों को खरीदने की मसलसल कोशिश हो रही है। क्या वजह ये थी जिसकी वजह से इस्लामाबाद की इतनी हिफाजत की जो है प्लानिंग की गई कि शायद तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ रिएक्ट करेगी? यह वजह यह थी कि इमरान खान ने एक कॉल दे रखी है कि किसी वक्त भी मैं कॉल दे सकता हूँ। क्या वो ख़तरा था, या फिर ख़तरा ये था जो बाज़ मुस्तनद ज़राए ने मुझसे बात करते हुए दावा किया कि ख़तरा ये है कि अगले 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना फैसला रिजर्व रखा है तोशाखाने के केस में, उसका ऐलान हो सकता है, और वहाँ एक डन डील है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ख़तरा यह है कि तहरीक इंसाफ उसके ख़िलाफ़ रद्द अमल करेगी, इसलिए रेंजर्स को तलब किया गया। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जो केसेस थे वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन, कमेंट्स और मुशाहिदे सामने आ रहे हैं उसमें यही लगता है कि बहुत जल्दी उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद वो क्या करेंगी? क्या उसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर PMLN को रीऑर्गेनाइज करेंगी, कैंपेन रन करेंगी? लेकिन वो तो पहले भी रन करती रही थी। फिर क्या वो बाहर ट्रैवल कर जाएंगी? क्या वो लंदन जाएंगी, वहीं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में अपने वालिद साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब को ज्वाइन करेंगी? ये चंद मुख्तलिफ किस्म के सवालात हैं। फिर एक शोशा जो जुलाई से चल रहा था कि पाकिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट आ सकती है कम से कम 1 बरस के लिए, अब सियासी हल्के दावा कर रहे हैं कि उन्हें कहा जा रहा है कि ऐसा एक इंटरिम सेटअप 2 बरस के लिए हो सकता है, और ये इंटरिम सेटअप प्योरली टेक्नोक्रेटिक होगा। बेहतरीन इसमें माहिर माशियात होंगे, इकनॉमिक एक्सपर्ट विजिट्स होंगे जो पाकिस्तान की इकॉनमी को फिक्स करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे इंटरिम सेटअप की ना तो आइन में कोई इजाज़त है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले इसकी इजाज़त देते हैं। तो फिर ये इंटरिम सेटअप की कानूनी हैसियत क्या होगी? पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों ने इस इंटरिम सेटअप की मुखालफत की, तो फिर इस इंटरिम सेटअप की पॉलिटिकल सपोर्ट क्या होगी, और फिर इसे कौन सपोर्ट करेगा? ये कैसे वैक्यूम में काम करेगी, कैसे डिलीवर करेगी? बहरहाल किसी भी हुकूमत को अवाम की तायद और सियासी जमातें ही अवाम की तायद को डिटरमिन करती हैं। जो बहुत से सवालात हमारे सामने हैं। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे PMLN के रानौत इंटेलिजेंट लोग मेरे साथ हैं। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे अली परवेज़ मालिक साहब, लीडर हैं PMLN के, मुझे वीडियो किट के ज़रिए ज्वाइन करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। सदाकत अली अब्बासी साहब बाहर इकनॉमिक्स भी पढ़ाते रहे, लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, एक वीडियो किट के ज़रिए मुझे लाहौर से ज्वाइन करेंगे, एक वीडियो लिंक के ज़रिए। और सरवर बारी साहब पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज़ ख़ास करके इलेक्शन के हवाले से एक्सपर्ट हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन के सरबराह रह चुके हैं एक से ज़्यादा दफ़ा, वो भी मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से ही। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अली परवेज़ मलिक साहब, आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि रेंजर्स को आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि इतनी बड़ी तादाद में रेंजर्स को बुला लेना, कंटेनर्स खड़े कर देना, दारुल खलाफे में आने वाले तमाम रास्तों की ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो जाना, क्या वजह है इस खौफ व हरास की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, जो इस्लामाबाद को सिक्योर करने के लिए जो ये प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, इसका बेहतर जवाब तो आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री से या राना सनाउल्लाह साहब दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि मेरे ख्याल से ये एज अ प्रिकॉशनरी मेजर शायद लिया जा रहा है, और आज शायद वहां पे जो हमारे फार्मर हजरात थे उनकी किसी एक कोई एजिटेशन को भी रोकने के लिए ये इस किस्म की एक डिफेंसिव लाइन वहां पे क्रिएट की गई थी। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मुझे तो ये मालूम है। पर मैं जो आपसे गुजारिश डॉक्टर साहब करना चाह रहा हूं वो ये है कि आज आप सिर्फ ये देखें कि किस तरह से पूरे मुल्क का ध्यान आपके जो आफतजदा लोग हैं उनकी बहाली और उनकी रेस्क्यू के ऊपर लगा हुआ है, और किस तरह से एक जमात सिर्फ और सिर्फ अपने जाती सियासी मफाद के पीछे किस तरह से वो सारे के सारे निजाम को हॉस्टेज बनाना चाहता है। क्या उनके साथ कोई ज्यादती हुई, या आपके आइन के मुताबिक जो एक ऑप्शन मौजूद थी उसके मुताबिक जब उनके अपनी इत्तेहादी जो थे उन्होंने जब अपनी सपोर्ट विड्रॉ की थी तो उनकी हुकूमत उस वक्त गिरी थी? तो आज क्या बेहतर होता कि वो
वो अपना सारे का सारा ध्यान इस किस्म की जो एहतजाजी सियासत के अलावा अगर वो जो 4 फेडरेटिंग यूनिट्स उनके पास मौजूद हैं, अगर उनके अंदर जो लोगों को आज तकलीफ है उसका अजाला करने के लिए अगर वो एफर्ट्स करते, बल्कि ज्वाइंटली फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिल के एक अच्छे अंदाज के अंदर, क्योंकि हमारे पास वो एनसीओसी का फॉर्मेट मौजूद है ना जी। आज जो फ्लड कंट्रोल सेंटर है उसको क्यों नहीं ये पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज करने दे रहे, ताकि हमारी यहाँ पे जो आपकी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज हो रही है उसको हम खत्म कर दें और सारे लोग जो है अपनी इस वक्त तरजीह सिर्फ और सिर्फ आफतजदा जो हमारे भाई हैं उनकी उनको दोबारा रिहेबिलिटेट करने, उनको रेस्क्यू करने के ऊपर लगा दें। तो इट इज अनफॉर्चुनेट वेयर वी आर। अली मलिक साहब, आपकी बात में बड़ा वजन है, आपकी बात में बड़ा वजन है कि सारी जमातों को साथ मिलके इस तूफानी आफत का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन दरमियान में फिर जब ये खबर भी आती है कि आपकी पार्टी पंजाब में परवेज़ इलाही की हुकूमत को गिराना चाह रही है, आपने लोगों से राब्ते कर लिए हैं, मसलसल के दावे किए जा रहे हैं, तो जो गैर जिम्मेदारी या इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी का इल्ज़ाम आप तहरीक इंसाफ पे जलसों की शक्ल में लगाते हैं कि ये फोकस को डिवाइड कर रहे हैं, वो अगर पंजाब की गवर्नमेंट गिराने में आप खुद लगे हैं तो फिर आप पे भी वही गैर जिम्मेदाराना रविश का इल्ज़ाम लग सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने हमेशा एक बात की, क्योंकि मेरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं उन्होंने हमारी जमात पे इस चीज का इल्जाम लगाया कि हमने पैसे से लोगों की वफादारियां तब्दील कराने की कोशिश की है। आपको जो चीज समझने की जरूरत है, लोगों के नजरियात और लोगों की तरजीहात बदलती हैं और उसकी अगर फ्री विल के ऊपर अगर कोई बंदा अपनी जमात से निकल के दूसरी जमात के साथ एसोसिएट करे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके आइन के अंदर लिखे हुए हैं। तो अगर वो कोई ऐसा काम करता है तो हमें उसको सस्पिशियसली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सियासत के अंदर लोगों की तरजीहात बदलती हैं। अब जो पंजाब की सूरत हाल है, जहां तक डॉक्टर साहब मेरी जहां तक नाकिस अपनी इंफॉर्मेशन है या जहां तक मेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, वहां पे तो देखें आपके पास सुप्रीम कोर्ट ने 63A जो आपका आर्टिकल जो डिफेक्शन का है उसके ऊपर एक रूलिंग दे दी हुई है। ऑल्दो जाती तौर पे मेरा उसके साथ इख्तिलाफ है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो 63A जो क्लॉज है वो इन इट सेल्फ एक कंप्लीट कोड है और उसके अंदर जो लोग अपने पार्टी की क़यादत की लाइन को फॉलो नहीं करते उनको कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि वो अपनी सीट से हाथ धो बैठते हैं और वहां पे मामला रुक जाता है, सीट री इलेक्शन में जाती है। आज जब पंजाब की सूरत हाल देखते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि क्योंकि एक जो काफ लीग के जो सदर हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनकी डायरेक्शन अपने मेंबर्स को मौजूद है कि आप पीडीएम के इत्तेहाद को सपोर्ट करें और यहां पे इन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी की एक अलहदा आइडेंटिटी बना के ये एक कॉन्ट्रडिक्शन बिल्ड की है, जिसके अंदर उनको परवेज इलाही साहब ने मजबूर करके उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के ऊपर कायल किया हुआ है। तो आज अगर 10 थोड़ा सा हमें समझाएं मेजॉरिटी मौजूद है, अगर 5 लोग भी क्या परवेज इलाही की गवर्नमेंट को गिराने को इंजीनियर आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? 6 लेख आप लोग लगे हुए हैं, 5-6 लोग काफ लीग के जो एमपीएज हैं, अगर वो अपने सदर की बात मानते हुए अगर वो पीडीएम के इत्तेहाद के साथ अपना वोट कास्ट कर देते हैं तो इनकी हुकूमत जो है विल फॉल लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। इसके अलावा जो आपने बात की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो एक आईनी ऑप्शन मौजूद है ना। अगर परवेज इलाही साहब इस किस्म की यहाँ पे व्हीलिंग एंड डीलिंग के बाद उन्होंने अगर वजारत आला का ओहदा संभाला है तो उनको इस फ्रेजाइल अरेंजमेंट का अंदाजा भी होगा। तो गवर्नर को अगर वो हमारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगता है तो इनको प्रूफ करना पड़ेगा ऑल अवेलेबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सब ठीक है अली भाई, सब ठीक है, लेकिन फिर तजाद आ गया ना, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। एक साइड से आप कहते हैं कि वो कहते हैं कि जलसे करना हमारा आईनी हक है, आप कहते हैं जलसे न करें, सैलाब पे फोकस करें। दूसरी तरफ से आप सैलाब पे फोकस नहीं कर रहे, चीफ मिनिस्टर पंजाब की हुकूमत गिराने में लगे हुए। नहीं, I understand the spirit with which you are asking this question, डॉक्टर साहब, बट गुजारिश ये है कि इस एक्टिविटी से कोई फील्ड वर्क डिस्टर्ब नहीं हो रहा, कोई ध्यान दूसरी तरफ नहीं लगा हुआ, कोई आपकी ग्राउंड के ऊपर आपके हल्के के अंदर जो आपकी डिप्लॉयमेंट है वो अफेक्ट नहीं हो रही। अगर मेंबरान जो ऑलरेडी इलेक्ट हुए हैं अपने पार्टी के सदर की हिदायत के मुताबिक एक इत्तेहाद पीडीएम के इत्तेहाद को वोट देते हैं और उसके रिजल्ट के अंदर जो हुकूमत हमजा शहबाज शरीफ साहब की जो एक जुडिशियल ऑर्डर के जरिए गिराई गई थी, अगर वो बहाल हो जाती है तो इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी या
अलावा ना ही आपकी सर्फ नहीं हो रही। दिस इज अ प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल प्ले, जो इसमें कोई साजिश का एलिमेंट नहीं है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जिसके अंदर वजीर आला का सारा ध्यान हल्के की और डिस्ट्रिक्ट की आफत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से उठ के अगर जलसागाह के मुआयने के ऊपर लग जाए तो उससे लोगों को नुकसान होता है। जो एक्टिविटी आइन के अंदर रहते हुए पार्लियामेंट के अंदर हो रही है उससे मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, मेरे साथ रहे बुनियादी तौर पर अली मलिक साहब ये समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की हुकूमत को गिराना जो एक आईनी हक है ऑपोजिशन का, अगर ऐसा होता है तो इससे कोई फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तहरीक इंसाफ अगर जो जलसे करती है वो डेफिनेटली फ्लड रिलीफ ऑपरेशन को इफेक्ट करते हैं। सरवारी साहब, इससे पहले कि मैं सदाकत अली अब्बासी साहब की तरफ चलूँ, मुझे ये बताइए कि क्या पंजाब गवर्नमेंट का फॉल करना इज ऑन द कार्ड्स? क्या आपको ये लग रहा है? और क्या जो रेंजर्स को बुला लिया गया है इस्लामाबाद में उसको आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? क्या वजूहत है इसकी? देखिए जी, वजूहत तो मुझे यही लग रही है कि कोशिश ये की जा रही है कि जो पीटीआई की पंजाब के अंदर हुकूमत है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि फिर जो प्रेशर है सेंट्रल गवर्नमेंट पर वो ज़ाहिर है उसकी वजह से कम हो जाएगा, लेकिन ख़त्म होने वाला नहीं है। तो मेरी नज़र में यहाँ पर रेंजर्स का आना गालिबन कोई रिहर्सल भी हो सकती है, लेकिन आज तक हमने देखा है कि बहुत सारे मुजाहरे होते रहे। मुशर्रफ के ज़माने में सुप्रीम कोर्ट के सामने रोज़ाना हम लोग जाते थे, धरने देते थे, कभी हमें रोका नहीं गया था, कोई कंटेनर नहीं लगते थे। यहाँ पर पहले भी बहुत सारे मुजाहरे हुए हैं माजी में, सैकड़ों की तादाद में, कभी रेंजर्स नहीं आए। तो अभी रेंजर्स के आने का मतलब सिर्फ ये है कि जो किसानों का आज मुजाहरा था उसके लिए तो रेंजर्स की ज़रूरत नहीं है। किसान तो बहुत ही पंजाब में भी मुजाहरे पहले करते रहे हैं, बहुत पुरअमन रहते थे और मुजाहरे करके वो चले जाते थे। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स भी कई दिन तक धरना दे के बैठी रही हैं, तो कभी रेंजर्स तो नहीं बुलाए गए, पुलिस ही काफ़ी होती थी उनके लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये तो आर्गूमेंट कुछ वजन नहीं रखता कि क्या कोई ऐसी वायलेंस हुई है मुजाहरे के लिए? क्या किसानों के मुजाहरे में कोई ऐसी वायलेंस हुई है, तोड़ फोड़ हुई है, कोई बिल्डिंग्स को आग लगाया गया, कोई इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, क्या गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, क्या हुआ क्या है? नहीं, जो जहाँ तक मेरी इतलात है तो ऐसी तो कोई बात नहीं हुई कि जलाओ घराव किया गया हो या बाकी चीज़ें हुई हो। तो मेरा अपना ख्याल है महज जो है ये स्पेकुलेट फिर करने में हम हक पे जानम है कि गालिबन कोई दूसरी कोई जो पहले आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर खान साहब को तोशा खाने के केस में या किसी और केस में वो डिसक्वालीफाई करते हैं तो जाहिर है उसका रिएक्शन आएगा, शायद उसके इसी किसानों के बहाने उनको यहाँ पर बिठा दिया गया हो। तो लेकिन मैं एक बात दूसरी करना चाहता हूँ। देखिए थोड़ा सा रेंजर्स का मैं वापस आता हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझनी है आपसे लीगली, बिकॉज इसके बाद में सदाकत अली अब्बासी पॉलिटिशियन है। रेंजर्स, मेरी नाक़िस अंडरस्टैंडिंग ये है कि रेंजर्स एक ऐसी फोर्स है पाकिस्तान की स्टेट की जिसको मखसूस हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है जब स्टेट के इंटरेस्ट को ख़तरा हो। ये जो नया एक ट्रेंड है कि प्योरली पॉलिटिकल बैटल के अंदर दो सियासी जमातों के दरमियान जो सियासी महाजराई है, क्या है, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस जिस पे पाकिस्तान रेंजर्स को बुलाया जा सकता है? मुझे कोई रहनुमाई करे हमारी। जी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल खामखा रेंजर्स को बुला लेना लगता है कि ये हुकूमत की जो इनसिक्योरिटी है, हुकूमत का जो ये लगता है कि हुकूमत समझती है कि वो लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे, इससे तो यही उनकी अपनी इनसिक्योरिटी ऑपरेशन लगती है। और खामखा जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो एक किस्म का समझें कि जैसे अभी सैलाब आया है, सैलाबी पानी का कोई रास्ता रोक नहीं सकता। इसी तरह जो अवामी दबाव होता है उसका कोई रास्ता रोक नहीं सकता। कोशिशें होती रही हैं, तारीख भरी हुई है। ईरान का इनकलाब हमने देखा है, अफगानिस्तान में सारी दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क था, जब लोग उठते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। इजिप्ट में हुआ है, हुस्न मुबारक की हुकूमत का तख्ता उल्टा। इसी तरह आप देखें बहुत सारे और ममालिक हैं, हमारे अपने इर्द गिर्द के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर जमहूरी तरीके उठी, सियासी तरीके उठी और उनको मैनेज करने के लिए बहुत सारा तशद्दुद भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन बिल आखिर वो शहनशाह ईरान जिसके बारे में सोचा जाता था और जिसके पीछे CIA भी थी और बहुत सारी ताकतें थी, लेकिन इसके बावजूद शाह ईरान का खात्मा ऐसे हुआ जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जिस तरह सैलाबी पानी को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, उसको रास्ता देना पड़ता है, नहीं तो तबाही होती है।
इसी तरह कोई पॉपुलर मूवमेंट जो है उसको अगर आप इस तरह के इंतजामी तरीकों से, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से रोकने की कोशिश करेंगे, तशद्दुद की तरफ लोगों को लेके जाएंगे, लोगों को रियासती जो एपरेटस है जो बेसिकली कोर्जन के लिए है उसको लोगों के सिविल राइट्स को कर्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक ऐसी हुकूमत जो 14 पार्टियों पर मुश्तमिल है, जिसको बहुत सारी और सपोर्ट्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो भांत भांत की बत्ती है ये ज़्यादा चलने वाली नहीं है। ये इस तरह के तजर्बे करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। क्या ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई गैर जमहूरी इक़दाम उठाकर तो जो है सारा जो सियासी और जमहूरी निज़ाम है उसको तलपट कर दिया जाए? तो मैं समझता हूँ गो कि मेरा कोई किसी सियासी जमात से तल्लुक़ नहीं है, लेकिन एक एक्टिविस्ट होने के नाते मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन है। इट इज़ टू लेट। ठीक है कि ये काम जो करने के लिए वो जमाना गुजर गया है। बेसिकली नहीं करना चाहिए। समझते हैं कि उल्टे तमाम पाकिस्तान के दानिशवरों को इसके बारे में अपनी आवाज उठानी चाहिए। उल्टी हो गई तदबीरें और उल्टे सीधे हाथ मारे जा रहे हैं एक पैनिक की सिचुएशन में। सदाकत अली अब्बासी साहब, ऐसा लग रहा है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपकी पार्टी के जो चेयरमैन है, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन एक डन डील है। जो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने जो फैसला रिजर्व कर लिया 3 दिन पहले, उसमें एक तरह से लगता है कि फैसला हो चुका है कि इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। उस सूरत में आपका रद्द अमल क्या होगा और आपकी ऑप्शंस क्या होंगे? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब 2 बातों पे आपने गुफ्तगू की। एक ये कि इस्लामाबाद में इतनी बड़ी फोर्स बुलाने की क्या ज़रूरत है। तो ये बड़ी मशहूर एक बात है कि हुकूमतें जो है वो इखलाकी ताकत से, मॉरल अथॉरिटी से की जाती हैं। आपको पता है इमरान खान के अलावा जितनी सियासी क़ुव्वतें थी वो सारी इकट्ठी हो के भी, और बाकी जितनी उनके पास ताकतें ज़मीनी थी सारी इकट्ठी हो के भी, एक इमरान खान की जो मॉरल अथॉरिटी है हुकूमत के अवाम के दिलों में, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा इनको अंदर से इतना खौफ है कि हम चूँकि झूठ पे हैं, चूँकि फ्रॉड पे हैं, और अली परवेज़ साहब ने कहा हाँ ये पैसा लेना देना नापसंद है इनको, तो सबको पता है कि यहाँ मंडियाँ लगी हैं, हमें खुद पता है कि लोगों को कितना कितना करोड़ों ऑफर हुए हैं। ये तो सिंध हाउस में हुआ है जो काला इन्होंने जमहूरियत पे कालक मली है। मेरा नहीं ख्याल कि उसके बावजूद ये इतना दबांग तरीके से इखलाकियात की बात, वो भी नून लीग के लोगों से सुनने और पीपल्स पार्टी के लोगों से सुनने को मिले। तो ये 14 पार्टियाँ मिल के इमरान खान के जो अवामी उनका एक सैलाब है उसके खौफ से ये बंद बांधने की कोशिशें कर रहे हैं जो इनकी नाकाम है। दूसरी बड़ी ही मज़का खेज़ इन्होंने बड़ी तकरीर की कि देखें ना जी इमरान खान जलसे कर रहा है, उसको कोई एहसास नहीं है कि जनाब सैलाब है, लेकिन हम जो हुकूमत गिरा रहे हैं उससे सैलाब को क्या फ़र्क पड़ेगा। बड़ी बड़ी कमज़ोर दलील दी है कि पंजाब के सारे महकमों, सारी मिनिस्ट्रीज़ और पूरा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको आप तलपट करने जा रहे हैं, कोशिश करेंगे आप, वो तो आप नाकाम ही रहेंगे। वो उससे सैलाब के रिलीफ में कोई असर नहीं पड़ा। और इमरान खान का जेलम में जलसा हो जाए या चकवाल में जलसा हो जाए, उस ज़िले के लोग इकट्ठे हो जाएं, उससे सैलाब को फ़र्क पड़ा है। अली परवेज़ साहब आप मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान ने 14 अरब रुपया अपनी जो ताकत है ना उनकी आवाम में उससे इकट्ठा किया, जबकि आपके लीडरों ने तो 14-15 अरब इस दौरान में और कमा लिया होगा और लूट मार की होगी। और अगर सैलाब का आपको फिक्र हो ना तो पाकिस्तान डूबा हुआ है, मईशत आपने डुबो दी है, तो आपको 72 लोगों की कैबिनेट शहबाज शरीफ के साथ रखने की शायद ज़रूरत ना होती, और पेट्रोल दुनिया में सस्ता हो रहा है, महंगा करने की ज़रूरत ना होती। आपका आवाम से, अवामी रिलीफ से कोई ताल्लुक नहीं है। आप आए इसीलिए कि अपने जो केसेस आज आपको जमानतें मिल रही हैं और आप बरी हो रहे हैं, यही आप करने आए थे। और ये बड़ी गेम है जो इंटरनेशनल गेम है, उसका आप हिस्सा बने, और आपके हिस्से में 1100 अरब रुपया माफ़ कराना आया। आप किधर, सैलाब किधर, आवाम किधर, कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर ज़रा भी आपको ख्याल होता तो ये जो आज राना मशहूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हम वज़ीर आला परवेज़ इलाही को हटा देंगे, ये आप ना करते, या आज अभी जो आपने तकरीर की है सैलाब मुतासिन के लिए वो ना करते। अच्छा ज़रा रुकें कि अगर आपको आवाम का ख्याल होता, डॉलर रोज़ महंगा हो रहा है, ये जो मईशत डूब रही है, इस पे फिर बात मार्केट गिर रही है, मईशत पे फिर बात बंद हो रही है, और आप क्या कर रहे हैं
मईशत पे बात करते हैं, ये गरीब मुल्क मईशत पे बात करते हैं बिकॉज आपकी भी बड़ी गिरफ्त है, करें पेट्रोल महंगा करें, मईशत पे बात करते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब जरा जवाब देने दीजिए अली मलिक साहब को, इस पे बड़ी डिटेल से बात करते हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी है। लेकिन अली मलिक साहब, आपकी जो लॉजिक और मंतक है उसको सदाकत अली अब्बासी साहब ने चैलेंज कर दिया है कि इमरान खान के जलसे तो प्रॉब्लम है लेकिन हुकूमत गिराना प्रॉब्लम नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा फ्लड रिलीफ। उसका जरा जवाब दे दें ब्रेक से पहले। डॉक्टर साहब, अगर मेरे भाई को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एहतराम होता तो एक लफ्ज या मजम्मत का वो उस एक्टिविटी के बारे में भी कहता ना जो इनके मुताबिक पंजाब के सबसे बड़े डाकू ने, जब पंजाब असेंबली के अंदर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा था और हमजा शहबाज शरीफ के साथ 200 एमपीए साथ खड़े हुए थे, उस वक्त जो परवेज इलाही साहब ने जो गुजरात से लोग असेंबली के फ्लोर पे घुसाए, डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला कराया, तो उसके ऊपर भी तो 2 अल्फाज मुजम्मत के कह देता ना। तो अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करनी है तो मीठा मीठा हप हप, जो बाकी का सारा जो इनको पसंद नहीं है उसको थू थू नहीं किया जा सकता। एक प्रोसेस, एक कानून, एक ज़ाब्ते के मुताबिक ये निजाम आगे चलेगा। और गुजारिश ये है कि अगर ये मेरा भाई कहता है कि जी मंडियां लगी तो इसको क्या ये जुर्रत पैदा करे कि मुझे नाम लेके बताए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को किन लोगों ने पैसे लेके वोट दिए और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के हक में वोट कास्ट किए। ये जनरलिटीज के अंदर बात ना करे, एक एक बंदे की लिस्ट जिसने अपनी सियासी मजबूरी के तहत इनसे किनारा कशी इख्तियार की थी वो हमारे सामने है। मुझे बताएं क्या नूर आलम ने पैसे लेके इनको छोड़ा है? क्या बाकी के जो मेंबरान जो है राजा रियाज है उसने इनको पैसे लेके छोड़ा है? तो खुदा के लिए इस किस्म की कालक अपने मुंह पे नहीं, ये सारी की सारी सियासी जो क्लास है उसके ऊपर मत मले। अगर इसमें कोई गंदे अंडे हैं तो आए उनका नाम लें और मिलके उनकी मजम्मत करते हैं और दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको उठा के इस निजाम से बाहर भेजें। पर एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसके साथ 200 एमपीए खड़े हो उनको आप जुडिशियल ऑर्डर के जरिए इस निजाम से अलहदा करें तो ये कहां पे काबिल कबूल है? और हम तो अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज को छोड़ के आज सलाब जदगान के लिए एफर्ट कर रहे हैं। आप तो तस्वीर खिंचाने के लिए आते हैं, जब पता चलता है कैमरा ऑन होता है तो ईंटों से उतर के पानी के अंदर चपड़ चपड़ चलना शुरू कर देते हैं। खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। 4 फेडरेटिंग यूनिट्स की जिम्मेदारी आपके पास है। मैंने सिर्फ इतनी गुजारिश की, अपनी लड़ाई को, इल्जाम तराशी को पॉज कर लें कुछ लम्हों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। जब हम इनको बहाल कर देते हैं लोगों को तो यहीं से लड़ाई आगाज करेंगे। मैदान भी यहीं पे और घोड़े भी यहां पे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मौकफ तो आ गया लेकिन सवाल का जवाब उस तरह से नहीं आ सका। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को फिर सरबारी साहब की तरफ आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। सबसे पहले तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की एक वीडियो स्टेटमेंट में आपको सुनाता हूं, फिर डिस्कस करते हैं कि इसकी अहमियत और बनती क्या है, क्योंकि कुछ उसके बाद भी उनके हवाले से कुछ स्टेटमेंट कही जा रही है जो इस वीडियो स्टेटमेंट के बाद आई। दिखाइए जरा वीडियो स्टेटमेंट प्रोड्यूसर साहब। मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी। आपने मेरे साथ निकलना है जब मैं आपको कॉल दूं। इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए। हमारा मुल्क बदकिस्मती से चोरों के हाथ में फंसा हुआ है। इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। इनको पता है कि इलेक्शन अब ये नहीं जीत सकते। इनको पता है पाकिस्तानी कौम किधर खड़ी है। इसलिए ये सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कुर्सी को पकड़ ले और मुल्क बेशक नीचे जाए। मैं कॉल दूंगा और इंशाल्लाह हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद करेंगे। नाज़रीन, ये भी आपने स्टेटमेंट सुनी उनकी 21 तारीख की, आज ही की स्टेटमेंट है जब उन्होंने कहा कि वो तहरीक शुरू कर रहे हैं, हफ्ते के दिन से शुरू कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि इमरान खान साहब इस तहरीक को शुरू करने के कई दफ़ा से कह चुके हैं, 50 के करीब जलसे कर चुके हैं। जो जलसा उन्होंने किया अभी हाल ही में, जो उनका आखिरी जलसा हमारे सामने आया, बताया जाता है कि ये 50वां जलसा था अपनी नौयत का जो उन्होंने चकवाल में किया। सदाकत अली अब्बासी साहब, हमने ये भी सुना उसके बाद कि वो कह रहे हैं कि फ्राइडे के दिन ग़ालिबन एक जलसा होगा। ये क्या तहरीक है, क्या इसकी नेचर क्या है? क्योंकि तहरीक तो मसलसल इमरान खान साहब चला रहे हैं, मार्च से चला रहे हैं। 4 फेडरेटिंग यूनिट्स के ऊपर इमरान खान साहब की, आपकी पार्टी की हुकूमत है। सिर्फ 27 किलोमीटर ऐसा है जो इस पूरे खित्ते के अंदर, जहाँ पर एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है जो एक कमिश्नर की या CDA की टेरिटरी है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है या राना सनाउल्लाह साहब के पास एक इंटीरियर कंट्रोल है। उसके 3 तरफ पंजाब है, आगे खैबर पख्तूनख्वा है, और आगे निकल जाएँ खैबर पख्तूनख्वा से आगे निकल जाए तो आज़ाद कश्मीर है, फिर गिलगित बल्तिस्तान है। तो ये सारे रीजन्स पे आपकी हुकूमत है। ये तहरीक कहाँ चलानी है, क्या है ये तहरीक? डॉक्टर साहब देखें, एक पाकिस्तानी होने के नाते सबसे पहली बात ये कि 4.5-5 महीने गुजर गए। आप मुझे बताएं कि महंगाई थी जो 12% थी और बड़ी परेशानी की बात थी, हम भी परेशान थे।
उसको कम करना था, डॉलर का क्राइसिस था कि डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा था। आपको पता है इन लोगों ने एक स्टेबल हुकूमत को क्यों डिस्टेबलाइज किया था? कि मईशत को ठीक करेंगे। हम उस वक्त भी कहते थे कि अगर आप ये कोई ऐसा काम करेंगे, एक आर्टिफिशियल एक मसनूई काम करेंगे, तो उससे आपका पास कोई तजर्बा नहीं है और आपका तजर्बा सिर्फ लूट मार का है, आप उस मुल्क को नहीं चला सकते। तो आज पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला है और हम बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान को जो गम खाया जा रहा है वो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक सियासी अदम इस्तेकाम और उसके नतीजे में एक मुआशी अदम इस्तेकाम है। और कोई चीज़ ना इनको कोई फिक्र है, ना इनका कोई हाथ पड़ा है, ना कोई गवर्नेंस है, ना कोई मईशत ठीक हो रही है। हर इशारिया हर अगले दिन नेगेटिव जा रहा है। तो क्या हम इमरान खान जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं वो बैठे रहें और ये चोर मुल्क को डूबते हुए देखते रहें और ये लंदन और अमेरिका की यात्रा करते रहें, ये फिरते रहें? आधा 3 करोड़ लोग सैलाब में डूबे हुए हैं, 19 करोड़ लोग उनकी मईशत डूब रही है, उनका रोजगार, उनका आने वाला दिन, क्या मैं आपका सर आपका मौका खाना पीना डूब सर, ये जो बैकग्राउंड है आप दे रहे हैं उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन तहरीक तो मसलसल चला रहे हैं। तहरीक का मकसद मतलब क्या है, यानी तहरीक का स्ट्रक्चर क्या है? फिर उस पर ये भी सुना है कि एक फ्राइडे को जलसा हो रहा है। तहरीक क्या है? तहरीक का मकसद बड़ा वाज़ेह है डॉक्टर साहब, हमें फिल फॉर इलेक्शन चाहिए। इलेक्शन के अलावा ये इंपोर्टेड हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तान को जो मुआशी इस्तेकाम चाहिए, उसके लिए सियासी इस्तेकाम क्या होता है? सियासी इस्तेकाम होता है एक स्टेबल हुकूमत जिसकी पॉलिसियों का तसलसल हो, 3 सालों के लिए 4 सालों के लिए पॉलिसी हो, जिसके लिए बिजनेस कम्युनिटी रिस्पॉन्ड करती है, जिसके लिए इंटरनेशनल इदारे रिस्पॉन्ड करते हैं। वरना ये हुकूमत आ जाए तो कल नहीं है, कोई इदारा इन पर एतबार नहीं कर रहा। इदारा तो क्या, शहबाज शरीफ बयान देते हैं और मरियम साहिबा कहती हैं कि मैं इनके बयान के साथ नहीं हूं। तो क्या जब मरियम साहिबा शहबाज शरीफ के किसी पॉलिसी के साथ नहीं है तो क्या बिजनेस कम्युनिटी कर सकती है? तो क्या पाकिस्तान को हम खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने दें इसलिए कि इन चोरों को रिलीफ मिल रहा है, इनको नैब के केसेस में इनकी जमानतें हो रही हैं, ये बरी हो रहे हैं, इनके मामला ठीक हो रहे हैं, ये अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को एक मुमकिन तहरीक के अगराज़ व मकासद को बता दिए। शहबाज शरीफ पूरा एक टोला लेके पूरी दुनिया की सैरें कर रहे हैं। पाकिस्तान के अब्बासी साहब, आपने सर अपनी तहरीक के अगराज़ व मकासद बताए। उनकी नुमाइंदगी आप अब्बासी साहब बार बार अपनी तहरीक के अगराज़ व मकासद बता रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे कि तहरीक की नेचर में क्या नहीं, ये गोल है, ये गोल है इलेक्शन के लिए फिल फॉर इलेक्शन का ऐलान। उसके लिए हमें इनका रास्ता बंद करना 6 महीने से मांग रहे हैं सर, हर सियासी दबाव डालना पड़े। वो तो 6 महीने से मांग रहे हैं सर, वो नहीं देना चाहते आपको इलेक्शन, उनको सूट नहीं करते इलेक्शन। सरवर बारी साहब, तो उसके बाद सियासी हमारे पास वेपन है ना, हम इनका रास्ता बंद करेंगे, इनको मजबूर करेंगे। अच्छा, उनका क्या करें? सरवर बारी साहब, एक सियासी जमात मसलसल इलेक्शन मांग रही है, वो तो 6 महीने से मांग रही है। क्या ऐसी सियासी तहरीक अब इमरान खान साहब मजीद चला लेंगे, जबकि दूसरी तरफ से जो हुकूमत है वो समझती है कि इलेक्शन उनके लिए सियासी मौत है, इस स्टेज पे उनको इलेक्शन नहीं चाहिए, वो तो शायद मार्च में भी इलेक्शन नहीं चाहते। तो ये क्या है सर, ये क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो डॉक्टर साहब ये है कि कोई भी जो आज की रियासत है वो एक एलीट कंसेंसस के बगैर नहीं चल सकती। जब भी पाकिस्तान में या किसी दूसरे मुल्क में एलीट के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कन्फ्रंटेशन हुई है एलीट के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान, तो उन मुल्कों में सिविल वार हुई है। पाकिस्तान भी एक दफ़ा सिविल वार से गुजर चुका है। 1970 के इंतखाबात के नताइज हमने नहीं माने थे और उसके नतीजे में पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, बांग्लादेश आज़ाद हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि जब चूँकि एक वफाकी मुल्क है, जब बलूचिस्तान की हुकूमत भुट्टो साहब को पसंद नहीं आई तो वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन किया गया और उसके नतीजे में भुट्टो साहब की अपनी हुकूमत चली गई और उनको फांसी लगा दी गई। तो मामला ये है, इस वक्त एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की जो अशराफिया है उसके मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान शदीद तजादात पाए जा रहे हैं और उन तजादात का हल का एक ही जो है वो तरीका है और वो है फिल फॉर इंतखाबात का ऐलान करना। जितना ज़्यादा ये उसको डिले करेंगे, 1970 के इंतखाबात के वक्त पाकिस्तान को इतने बड़े मुआशी बहरान का सामना नहीं था, पाकिस्तान के अवाम को इतनी ज़्यादा महंगाई का सामना नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो मुख्तलिफ इकाइयाँ थी पाकिस्तान की, उनके दरमियान जो अशराफिया है उनके दरमियान एक शदीद तनाव पाया जा रहा था अख्तियारात के मामले पर। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम ने, ख़ास तौर पर पंजाब के अवाम ने, जो हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें जनरल इंतखाबात से भी ज़्यादा टर्न आउट
देकर ये साबित किया है कि वो इंतखाबात चाहते हैं, वो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं, ताकि ये जो टेंशन है इसमें एक स्टेबल गवर्नमेंट आए। और वो जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो महंगाई के मामले को, इकोनॉमी के मामले को, डेवलपमेंट के मामले को, सोशल सर्विसेज के मामले को और जो बाकी लोगों के हकूक है उसके लिए आगे बढ़े। अगर पाकिस्तान की एक सियासी अशराफिया का एक धड़ा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के, जी तेल की कीमतें ऊपर चली गई, बिजली की कीमतें ऊपर चली गई, गैस की कीमतें ऊपर चली गई, अशिया खुर्दनोश इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई, ऊपर से फ्लड आ गया। इस स्टेज पे अगर हम इलेक्शन करवाते हैं हम मारे जाते हैं। हमें अब मौका मिलना चाहिए कि हम इसे कहते हैं कम अज़ कम इस मौजूदा सियासी जो इकोनॉमिक बहरान है इसका कोई हल निकालेंगे, अदरवाइज तो हमारी सियासी मौत है। वो कहते हैं हमने इलेक्शन नहीं होने देने, अब क्या करें इसका? देखिए जी, या तो फिर हम ये तय कर लें, पाकिस्तान की अवाम ये तय कर लें, फैसला कर लें कि उन्होंने अशराफिया के हाथों में सब कुछ दे देना है। इंतखाबात इसलिए होते हैं ताकि जो अशराफिया के आपस के झगड़े हैं अवाम उसका फैसला कर दें कि वो किसके साथ हैं और वो क्या चाहते हैं। तो ये जो बात है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में हमें जरा बेहतर करना पड़ेगा अपना जो नुक्ता नजर है। तो मामला ये है कि पाकिस्तान की सियासी अशराफिया समझती है कि वो इक़्तिदार में नहीं आ सकती जब तक कि वो एस्टेब्लिशमेंट के जो का साथ है वो साथ उनके साथ नहीं होगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि गालिबन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये हुआ है कि एक सियासी तहरीक जो है वो चल रही है और उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है। तो ये जो कुछ पार्टियां जो एस्टेब्लिश्ड पार्टीज वो अपने आप को समझते हैं, जो 4 दफा इक़्तिदार में आ चुके हैं, जो है उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। सारी दुनिया के जो इंडिकेटर्स हैं, जो यूएन के इंडिकेटर्स हैं, जो वर्ल्ड बैंक के इंडिकेटर्स हैं, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के इंडिकेटर्स हैं और जो इस सैलाब से तबाही आई है, वो खुद एक बहुत बड़ा जो है एक इशारा है कि माजी की हुकूमतों ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट की थी वो बेसिकली डिजास्टर मिसमैनेजमेंट थी। तो लेकिन जो पॉलिटिकल बात है, जो पॉलिटिकल बात ये है सिंपली इंतखाबात होने चाहिए, इंतखाबात में जो भी जीते वो उसको इक़्तिदार मिलना चाहिए। अली मलिक साहब, बहुत से लोग समझते हैं बिजनेस कम्युनिटी में भी कि इंतखाबात हो जाएं, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आ जाए। इस वक्त क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? PMLN का सियासी मुस्तकबिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं प्रोफेसर अब्बासी साहब की मासूमियत पे पहले सदके जाऊं। इन्होंने जो मईशत के ऊपर भाषण दिया ना, और आपके सवाल पे मैं बाद में आता हूं, मुझे सिर्फ पहले इनसे अगले सेगमेंट में ये पूछ दीजिएगा। इन्होंने कहा कि जी हमारे खिलाफ बैरूनी साजिश हुई थी, तो आजकल ये बैरूनी साजिश किसने की थी, जरा इसका भी जवाब दे दे। क्योंकि जहां तक हमें पता है जिस मुल्क का ये पहले नाम ले चुके हैं उनसे तो अब इनके अपने वजीर जो हैं शाम को छुप छुप के जाके मिल रहे हैं, और रॉबिन राफेल से भी जाके वजीर आजम इमरान खान साहब खुद मिले थे। तो काइंडली जरा उसको बता दें। अब आ जाए मईशत पे और महंगाई का जो इनको दर्द आज इनके पेट में उठ रहा है। गुजारिश ये है कि आप असद उमर साहब की, डॉक्टर साहब, वो वीडियो क्यों नहीं चलाते जिसके अंदर वो कहते हैं कि किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को आप 3-4 महीनों के अंदर भांप नहीं सकते, आपको कम से कम 1-2 साल का रनवे देना पड़ता है कि आप जान सकें कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही थी। और इसके साथ उनकी वो दूसरी वीडियो चलाएं जिसके अंदर वो हमारी हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं कि आप फौरन IMF के पास क्यों नहीं चले गए और आप इसलिए नालायक हैं। तो अगर IMF पे जाने की जरूरत थी तो मईशत के अंदर कोई प्रॉब्लम थी तो आपको जाना पड़ना था ना IMF के पास। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इनको खुदा के लिए इस तरह से रियासत के मफादात के ऊपर इस तरह से इंपोज मत करें। अब महंगाई के पीछे चंद आपकी जो जायज वजूहात होंगी और चंद नाजायज वजूहात होंगी जिनको आपको समझने की जरूरत है। जो दुनिया के अंदर जो कमोडिटी सुपर साइकिल था डॉक्टर साहब, दैट इज वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हमारे मुल्क में ये जो प्रॉब्लम मैग्नीफाई हो रही है, जिसके अब ये वकील बन के टीवी के ऊपर अपना दर्द इजहार कर रहे हैं, उसके पीछे बुनियादी वजह है जो करेंसी क्राइसिस जिसके साथ ये हुकूमत आके चैलेंज थी। और उन्होंने IMF के साथ वो जो डिफॉल्ट और एक मुश्किल प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया वो इसलिए था कि वो करेंसी डिफॉल्ट से बचा लेते। तो अगर आपकी करेंसी प्रेशर के अंदर है तो उसने आपकी जो कमोडिटी प्राइसेस थी उनका इफेक्ट को इन्फ्लेट कर दिया। पर आप मुझे बताएं, क्या आपको नहीं मालूम कि ये करेंसी क्राइसिस किसकी वजह से आया था और कौन बार बार इस रियासत के खिलाफ डिफॉल्ट को इंजीनियर करता था? शौकत तरीन की वीडियो चलाए ना, मुझे नहीं मालूम वो आज FIA के पास पेश हुए हैं कि नहीं हुए, और इनकी क्या वो कह रहे हैं मुझे नोटिस नहीं मिला। रखें। और उसके बाद तीसरी चीज, नोटिस नहीं मिला,
वो ठीक है, उनको नोटिस मिल जाएगा तो अगली पेशी पे उनको कहिएगा आके बताएं कि उन्होंने बार बार क्यों इंजीनियर की डिफॉल्ट को पाकिस्तान के लिए। तीसरी बात यह कि अगर आप पिछले 3-4 साल के अंदर इस्लाहात ही कोई ना करें, रिकॉर्ड खसारे छोड़ के जाएं, उसके बाद जो IMF का जो अग्रीमेंट करें उसके अंदर आपके हाथ जकड़ के जाएं कि आप PDL इंपोज करेंगे और पेट्रोल के ऊपर टैक्स इकट्ठा करके आप अपने खसारे मीट करेंगे, तो हमें बताएं कि हम उस IMF प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के अलावा हमारे पास और क्या गुंजाइश मौजूद थी? कतन कोई नहीं थी। तो जिस तरह से इन्होंने रियासत के मफादात के ऊपर सियासत की है, खारजा पॉलिसी को जलसों में लेके आए हैं, लोग जानते हैं कि आप अपनी ताकत की हवस के अंदर हर किस्म का समझौता करेंगे, हर किस्म का हमला करेंगे। अब आ जाए इलेक्शन के ऊपर जो बारी साहब ने बात की और सदाकत अब्बासी साहब बात करें, इसमें कोई शक नहीं है डॉक्टर साहब कि हमें ऐसी हुकूमत चाहिए जिसके पास रनवे मौजूद हो और वो आपके मुल्क के अंदर वो इस्लाहात लेके आ सके जो आज इस मुल्क के लिए नागुज़ीर हो गई हैं। पर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं कि आज ज़िमनी इलेक्शन तक तो हम करा नहीं सकते क्योंकि वहां पे आपका 1/3 हिस्सा आपके मुल्क का पानी के अंदर डूबा हुआ है। इलेक्शन कमीशन आपकी फौज से रिसोर्सेज मांगती है कि आप हमें बंदे दें ताकि हम जाके इलेक्शन करवा सके। बहुत से लोग इस आर्गुमेंट को सही नहीं मानते। हम रिलीफ और रेस्क्यू के अंदर लगे हुए हैं जी। अच्छा मैं ब्रेक, बहुत से लोग अली मलिक साहब इस आर्गुमेंट को नहीं मानते और समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये बहाना बना दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है जिसको ये आग लगाने के लिए जा रहे थे वो रियासत का इदारा है ना, उसने दूसरे रियासत के इदारे से रिसोर्सेज मांगी, उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। जब रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी, जब इलेक्शन कमीशन समझेगा कि उसके पास ये अरेंजमेंट मौजूद है कि इलेक्शन करा ले, तो हम तो यहीं पे मौजूद है ना। आज तो कम से कम आके उन लोगों की फलाह के लिए, उन लोगों की बहाली के लिए जो अपने 4 फेडरेटिंग यूनिट्स है उनके अंदर अपनी जिम्मेदारी का कुछ एहसास करते हुए कोई अपना किरदार अदा कर दे। मैं तो इतनी सी बात कर रहा हूं। ब्रेक में ले लूं, ब्रेक के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन उसको रेज करना है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। बहुत क्विकली डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, इसकी इब्तदाई में मैंने कहा कि बाज़ हल्के ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में ज़रूरत इस चीज़ की है, जिस किस्म का माशी बहरान है, जो चैलेंजेस हैं, जिस पे पॉलिटिक्स से अबव बोर्ड होकर फैसले करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम किया जाए। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि पाकिस्तान में 2 बरस के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंटरिम गवर्नमेंट की आइन इजाज़त देता नहीं है। आइन में महज 60 या 90 दिन के एक केयर टेकर सेटअप की गुंजाइश है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऐसे फैसले हैं कि किसी भी इंटरिम सेटअप की गुंजाइश है नहीं। दूसरी तरफ से आर्गुमेंट यह है कि अगर इंटरिम सेटअप ही होगा जो पार्टी पॉलिटिक्स से अबव बोर्ड होकर ऐसे फैसले करेगा जो मुश्किल फैसले हैं, जो कि पाकिस्तान की मईशत को जिनकी ज़रूरत है। क्या ऐसा इंटरिम सेटअप आना चाहिए? क्या ये कामयाब हो पाएगा? आखिर इसमें खराबी है ही क्या? सरवर बारी साहब, आपकी पाकिस्तान की सियासी तारीख के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है, आपको कैसा लगता है ये आइडिया इंटरिम गवर्नमेंट का? देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट का आइडिया जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसका इंटरिम गवर्नमेंट या टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट सोल्यूशन हरगिज नहीं है। अच्छा, ये मैंने जैसे पहले कहा एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है और इंटरिम सेटअप के लिए बहुत ज़रूरी होता है और माजी में होता रहा है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनकी क़यादत और उनके वर्कर जो है इस चीज़ पे मुतफिक हों कि हमें ये मंजूर है। और दूसरी बात, जैसे आपने खुद ही कहा कि आइन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है और मेरा अपना ख्याल है अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं समझूंगा और मैं इसकी अपोजिशन भी करूंगा। अच्छा। और मेरे जैसे बहुत सारे और लोग वजह क्या है? जिन्होंने, जब मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी तो हम लोग बाहर निकले थे क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस को डैमेज करने की बात है और ये इस तरह के जो टेक्नोक्रेटिक सॉल्यूशंस है माजी में बहुत बुरी तरह फेल हो चुके हैं और वैसे भी इसकी कोई जो लेजिटिमेसी है वो जीरो है ना। अवाम चाहते हैं, अगर पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इंतखाबात में जाने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो इंतखाबात के लिए मुतालबा कर रही है, कंपेन कर रही है, पाकिस्तान का मीडिया जो है उसमें मैंने आज तक कोई ऐसा आर्टिकल नहीं देखा जो, या ऑप-एड आर्टिकल हो या किसी अखबार का एडिटोरियल हो जो ये कहे, या सिविल सोसाइटी के लोग हों जो ये मुतालबा कर रहे हो कि इंटरिम गवर्नमेंट ले आए, क्योंकि ये हो नहीं सकता। तो बेहतरीन सोल्यूशन हमारा आइन देता है। अच्छा, तो उस आइन के सोल्यूशन के अंदर चलते हुए, ठीक है। अच्छा, इसको सर मैं क्विकली देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन में इजाज़त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसके खिलाफ हैं, अवाम की तायद नहीं होगी, सियासी जमातें शायद सपोर्ट उसको ना करें, लेकिन अगर क्या वो इकोनॉमिकली डिलीवर कर सकेगी? मेरा क्वेश्चन है, क्या फंक्शनली मतलब ऐसा होगा कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सके एक इंटरिम सेटअप? बारी साहब क्विकली। देखिए, ये तो ऐसी है अमेरिका को कहें
कि पाकिस्तान को आके चलाए, यहाँ आए, तो क्या हम इजाजत देंगे अमेरिका को? अच्छा, ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ना होने वाली बात है, अनएक्सेप्टेबल बात है कि अमेरिका को कहें या बरतानिया को कहें बादशाह सलामत, आप वापस आ गए, आप पाकिस्तान पे हुकूमत करें, हमारी हुकूमत को चलाएं, हमारी इकॉनमी को बेहतर करें। ये तो एक ठीक है। अली परवेज मलिक साहब, आपकी हुकूमत को हटा दें, पीडीएम की जमात को हटा दें, पीटीआई को ना दें, एक इंटरम सेटअप बैठा दें, क्या आप सपोर्ट करेंगे ऐसे इंटरम सेटअप को? देखें डॉक्टर साहब, जहां तक आइन मैंने पढ़ा है इसके अंदर किसी की ख्वाहिश की कोई वक़्त नहीं है, ना वो कहीं मेंशन्ड है। गुजारिश ये है कि हम सियासतदान जो हैं सारे के सारे आज वो कटहरे के अंदर खड़े हैं। क्या हम अपनी कौम के मफाद के लिए आज हम अपना कोई बेसिक कंसेंसस नहीं डेवलप कर सकते? इस मुल्क के जो मसाइल हैं उसके लिए आपको कोई टेक्नोक्रेट की जरूरत नहीं है, बड़े बेसिक बुनियादी मसाइल हैं। आपको अपना मरहलावार टैक्स टू जीडीपी रेशियो को बढ़ाना है और वो डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर इन्हिसार करना है। इसके साथ साथ आपने अपनी एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो को बढ़ाना है, आपने अपने पावर सेक्टर को कंट्रोल करना है। इसके लिए अगर सियासतदान हम मिलके एक बेसिक कंसेंसस बना लें और मिलके एक यूनिटी गवर्नमेंट की तरह की शक्ल बना के अगर इसी निजाम को आगे लेके चलें और जब ये असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करती हैं उस वक्त एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के चले जाएं, तो यकीन माने इस पाकिस्तान के काफी हद तक मसाइल खत्म हो जाएंगे। पर उसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि हम पॉलिटिकल क्लास जो है सारी वो अपनी नाक से आगे देखने की सलाहियत रखें। जिस दिन हम ये सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लेंगे, अपने दिलों के अंदर थोड़ी सी वुसअत पैदा कर लेंगे, हमें किसी टेक्नोक्रेटिक सेटअप की जरूरत नहीं होगी। इसी असेंबली के अंदर से आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस मुल्क के मसाइल को आपको हल करके जल्द से जल्द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर करके दिखाएंगे। अली मलिक ने आउट ऑफ द बॉक्स बात कर दी। सदाकत अली अब्बासी साहब वो कहते हैं इंटरिम सेटअप की तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक यूनिटी गवर्नमेंट बन सकती है जिसमें तमाम सियासी जमातें मिल जाए। इसका मतलब है कि आपकी जमात भी अंदर आ जाए। क्या इस पर एग्री करेंगे आप? क्या रिस्पॉन्स है आपका? वो कहते हैं ना, हाय उस पशेमा का पशेमा होना। आज से 5 महीने पहले जब मुल्क ठीक तरह से 6% ग्रोथ पे जा रहा था तो इसी अली परवेज मलिक की पार्टी ने साजिश करके इस मुल्क को डिस्टेबलाइज किया। और आज आप इनसे हाल पूछ रहे हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी सोल्यूशन, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इन्होंने मिलके इस मुल्क की फैलती हुई ग्रोथ करती हुई मईशत को, एक स्टेबलाइज मुल्क को इन्होंने डिस्टेबलाइज किया। जब 178 रुपए का डॉलर था आज वो 240 पर लेकर के 6% ग्रोथ को आज ये 2% मेजर कर रहे हैं। ये जो टैक्स टू जीडीपी रेशो की बात कर रहे हैं, 3,500 से टैक्स रेवेन्यू उठा के 6,100 कर दिया था और एक्सपोर्ट को 24 अरब से उठा के 32 अरब कर दिया था। खुदा के लिए ये रेडियो बंद करें, पहले रिकॉर्ड खसारे आप और मैं एक सेमिनार में इकट्ठे बैठे थे। मुझे बताएं वहां पे क्या बताया गया था? ये जो 6% ग्रोथ देके गए थे वो कितनी सस्टेनेबल और कितनी इंक्लूसिव थी? खुदा के लिए मैंने आपसे बात की है, अपनी नाक से आगे देखने की सलाहियत पैदा करें। अगर आप इस किस्म की इल्जाम तराशी करेंगे तो मुझे अमेरिका के लेजे के अंदर जवाब देना पड़ेगा। एक बराबरी के ताबूत जो 5,500 अरब का खसारा छोड़ के गए, वो आके लेक्चर नहीं है इस मुल्क को किस तरह से आपने बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है, जाओ आईना देखे, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है कि वक्त हमारा क्रिएट की, वक्त हमारा आईना जाके देखें, रिकॉर्ड खसारे हैं आपके दिए हुए इस मुल्क का। अहम दोनों ही आर्गुमेंट्स अहम हैं, दोनों ही आर्गुमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वक्त हमारा खत्म हो गया। ये बात बड़ी वाज़ेह में नज़र आती है कि अच्छी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, किसी की बड़ी इनोसेंट सी ख्वाहिश लगती है इंटरम सेटअप बनाने की, लेकिन इंटरम सेटअप ना पॉलिटिकली वायबल है, ना उसको कोई सियासी जमात सपोर्ट कर पाएगी, ना वो कॉन्स्टिट्यूशनली मुमकिन है, ना गालिबन सुप्रीम कोर्ट उसको सपोर्ट कर पाएगी, और ना ही वो पाकिस्तान के मसाइल का इक्वल है। पाकिस्तान को चाहिए फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, जितनी जल्दी हो सकें उतना ही बेहतर। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।